हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर ठोसों के यांत्रिक गुण की। मतलब यहां पर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की बात हो रही है, जहां पर हम लोगों को डिस्कस करना है कि किस तरीके से सॉलिड्स बिहेव करते हैं। मतलब अगर उनके ऊपर मैं कोई बल लगाता हूं तो इंटरनली उस सॉलिड के अंदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे पास इस सेशन के लिए टॉपिक प्रत्यास्था, जहां पर हम समझेंगे कि भाई जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स को हटाते तो अपने आप को रीगेन कर लेता है, ये किस प्रकार से होता है। इसके बाद ठोस पदार्थों का प्रत्यास्थ एवं प्लास्टिक व्यवहार समझेंगे। मतलब ये जो प्रत्यास्था के अंदर ही आएगा कि किस तरीके से वो प्रत्यास्थ गुण शो करते हैं, किस तरीके से प्लास्टिसिटी और किस तरीके से भंगुरता शो करते हैं। एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक लिमिट की, मतलब प्रत्यास्थता की सीमा की। इन सभी टॉपिक्स को अगर देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है भाई, और सबसे ज्यादा यहां पर एक नए तरीके से आपको ठोस को समझने का मौका मिलेगा, जहां पे आप उन ठोसों के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के इंटरनल पार्ट्स में देखेंगे क्या चेंजेस आ रहे हैं। मतलब आपके द्वारा लगाया गया बल किस किस तरीके से चेंजेस लाता है उस ठोस के अंदर। तो ये चैप्टर है काफी छोटा सा, है बहुत प्यारा सा, लेकिन उसके साथ साथ ध्यान रखेंगे वेटेज बहुत प्यारा रखता है भाई हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल एज हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। मतलब अगर आप जेईई एस्पिरेंट हैं, आप नीट एस्पिरेंट हैं, आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सेगमेंट आप सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरुआत कर लेते हैं इस सेशन की, एंड सबसे पहले टॉपिक समझते हैं हम प्रत्यास्था को। प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी क्या है भाई? तो इलास्टिसिटी कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। मैं कहता हूं कि ये जो आपको एक इमेज दिख रही है, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। ये क्या है भैया? एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर है? तो जरा देखिए, ये हमारा एक अणु अपने पास वाले एक और परमाणु से जुड़ा हुआ है, दूसरा एक ये परमाणु ये अपने पास वाले परमाणु से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये यहां पर जुड़ा है, ये इससे कनेक्टेड है, फिर ये अपने पास वाले से ये भी कनेक्टेड होगा, ये भी अपने पास वाले से कनेक्टेड है। इसी तरीके से इनको अगर नीचे की तरफ भी बनाए तो ये भी अपने एक पास में नीचे की भी तरफ कनेक्टेड होगा, ये भी अपना नीचे की तरफ कनेक्टेड है, ये भी अपना जो सेगमेंट है ये नीचे की तरफ कनेक्टेड है, इसका भी कोई ना कोई एक सेगमेंट होगा यहां पर जो कनेक्टेड होगा, जो इससे भी कनेक्टेड होगा और इससे भी कनेक्टेड होगा, है ना। इसी तरीके से ये इससे भी कनेक्टेड है। कुल मिलाकर के मैं एक क्रिस्टल की अगर बात करता हूं तो भैया ये जितने भी परमाणु होते हैं ये सभी परमाणु अपने पास वाले दूसरे परमाणु के साथ में कनेक्टेड होते हैं। अब इन दोनों परमाणुओं के बीच में एक निश्चित दूरी होती है जिसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ठीक है, बंधन लंबाई, बंध की लंबाई कहते हैं इसको। अब ये बंध लंबाई जो होती है इनके बीच में कैसी होगी? हमेशा नियत होती है, हमेशा फिक्स होती है। अब क्या हुआ, तो मैंने कहा कि भैया अगर मैं इधर साइड से आता हूं और इसके ऊपर मैंने फोर्स लगा दिया, जब मैं इस अणु के ऊपर मैं क्या करूंगा, इस परमाणु के ऊपर मैं जब फोर्स लगाऊंगा तो इसका जो स्प्रिंग है, मतलब स्प्रिंग जानबूझ करके बनाया उसको एनालाइज करने के लिए कि आप स्प्रिंग जैसा अगर सोचते हैं, इन सभी बंधों को, इस बीच वाले को उड़ा देता हूं, अगर सभी बंधों को आप स्प्रिंग नुमा समझें, इनकी बॉन्ड लेंथ को स्प्रिंग नुमा समझें, तो आपको दिख रहा है कि इधर से अगर आप फोर्स लगाएंगे तो ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब स्प्रिंग क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो इसका मतलब होता है कि आपके द्वारा लगाया गया बल इस स्प्रिंग ने क्या किया? अवेल कर लिया, अपने अंदर निहित कर लिया। तो स्प्रिंग के बारे में हमने यह भी पढ़ा है कि जो मैंने फोर्स लगाया था वो पूरा का पूरा बल इस स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगा उसके स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, और जैसे ही मैं अब ये बल हटाऊंगा, यहां से मैंने बल हटाया तो ये स्प्रिंग पर से जो ये ऐसा कंप्रेस हुई थी ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। मतलब ये अपने आप को रीगेन कर लेगा। किसी भी एटम की, किसी भी पदार्थ की इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी, कि मैंने अगर उसके ऊपर फोर्स लगाया तो मेरे फोर्स को उसने सस्टेन किया और उसके जो इंटरनल एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस थी उनको उसने चेंज किया और फोर्स हटाने पे अपने आप को उसने रीगेन कर लिया। इसी कारण से किसी भी ठोस की एक निश्चित ज्यामिति होती है, एक निश्चित आकृति होती है, एक निश्चित आयतन में पाया जाता है। ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं होता तो उसका एक निश्चित आयतन नहीं होता, एक निश्चित ज्यामिति भी नहीं होती उसकी। तो एक निश्चित ज्यामिति होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है ये इनके बीच की बॉन्ड लेंथ और उनके बीच में लगने वाले फोर्सेस। तो एक बात और समझते हैं, दो इसके परमाणु, ये दो परमाणुओं के बीच की बात करूं, इनके बीच की लेंथ जो है वो फिक्स है।
अब अगर आपने यहां पे फोर्स लगा करके, आराम से समझेंगे, इसको मैंने फोर्स लगा करके क्या किया, तो जैसे मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसका अगली स्थिति में बनाता हूं बल लगाने के बाद, तो ये इनके बीच की स्थिति ऐसी हो गई। ये क्यों हो रही है, अच्छा थोड़ी सी गड़बड़ बना रहा हूं मैं, ये इसको यहीं रखता हूं ना, इसको कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये अपनी ही जगह पर पड़ा हुआ है। ये इधर वाला जो था ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा, मतलब ये यहां पहुंच चुका है। अब इन दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ कैसी हो गई, कम हो गई। तो एक बात समझिए, ये जब रुका हुआ है ना, ये इसकी साम्य स्थिति है। इसकी कौन सी स्थिति है, ये साम्य स्थिति है। साम्य स्थिति का मतलब कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इस कंडीशन में वो अपने आप रेस्ट में पड़ा हुआ है, इसको कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये साम्य स्थिति है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में यह पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्या किया, मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, मैंने बाहर से एक फोर्स लगाया। तो मैं बाहर से फोर्स लगा करके इसको मैं कह देता हूं, इसको कुछ नाम देता हूं, मैं इसको ए कह देता हूं, इसको बी। तो बी तो अपनी जगह पे है, ए जो है वो बी की तरफ बढ़ गया। जब मैं बल लगाऊंगा तो ये क्या होगा, ये वाला अणु इसके तरफ जाएगा। तो ये साम्य स्थिति से कैसी रहेगी, इसके बीच की लेंथ कम रह गई। अब एक बात बताइए, साम्य स्थिति पे ये बैलेंस थे, इनके बीच की स्थितियों को क्या किया आपने, कम किया। तो जब आप इनके बीच की स्थितियों को कम करेंगे, जब आप इधर की तरफ बल लगा रहे हैं, तो इसमें क्या मिलने वाला है आपको प्रतिकर्षण मिलेगा। मतलब इसकी टेंडेंसी, ये जो है ना, इस जिसको आपने धक्का लगा करके इधर भेजा, इसकी टेंडेंसी किधर होगी, बाहर आने के लिए। अब जैसे ही ये बाहर आएगा तो ये अपने ओरिजिनल स्थिति में आ जाएगा। दूसरी कंडीशन, साम्य स्थिति से आपने क्या किया हुआ है, तो साम्य स्थिति से मैं इसी की दूसरी कंडीशन बना लेता हूं। ये वही है ए और बी। अभी मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर ए को बाहर की तरफ फोर्स लगा दिया, ठीक है। यह हमारी साम्य स्थिति है, ठीक है। यह प्रत्यास्थता होती क्यों है, मैं इसी की चर्चा कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अब जब आपने इधर की तरफ फोर्स लगाया तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी, बी तो अपनी जगह पे यहीं के यहीं होगा, है ना। इसका अगला फेस, ये ए और दूर चला गया, यहां आ गया ए, ये देखिए, मतलब इसकी ये यहीं तक होना चाहिए था, ये इतना सादा क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया। तो साम्य स्थिति से अगर आपने दूर खींचा है तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर आकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा। मतलब यहां पर इन दोनों अणुओं के बीच में, इन दोनों परमाणुओं के बीच में क्या मिलेगा, आकर्षण। अब जब इसके बीच में आकर्षण होगा तो ये वापस अपने आप के साइज को गेन कर लेगा। मतलब जिस स्थिति में ये है, अगर आपने इसको दबा करके कंप्रेस कर दिया तो ये अपने आप को एक्सपांड करके अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाएगा। या अगर आपने इसको खींच करके एक्सपांड किया है, जब आप फोर्स हटाओगे तो वापस से अपनी उसी कंडीशन में आ जाएगा जिस कंडीशन में था। यही कंडीशन, यही प्रॉपर्टी किसी ठोस में होने के कारण उसमें प्रत्यास्थता का गुण दर्शाती है। यह चीज ना तो लिक्विड में होगी ना गैस में होगा। यह द्रव में भी संभव नहीं है, यह गैस में भी संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव, क्योंकि द्रव और गैस, है ना, द्रव और गैस, इन दोनों में एक अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो होगा नहीं ना, फिक्स। गैस तो होता ही नहीं भाई, उसका एक फिक्स कह सकते हैं, उसका एक फिक्स आयतन नहीं है। वो जिस कंटेनर में रखेंगे उसके आयतन को कंसीडर कर लेता है। लिक्विड भी ऐसा ही काम करता है। तो ठोस को अलग जो बनाती है प्रॉपर्टी, वो है प्रत्यास्थता का गुण उसमें, ठीक है। अब जो हमारे सेकेंड बुक में हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रत्यास्थता पहली चैप्टर, मतलब ठोसों के यांत्रिक गुण की हम बात कर रहे हैं। यहां पे ठोस की बात करेंगे, फिर हम लिक्विड की बात करेंगे, फिर हम गैस की बात करेंगे, और इसी के तहत यह हमारा सेकेंड बुक खत्म होने वाला है, ठीक है ना। तो मतलब अब हम उनके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की जब डिस्कशन करें तो ठोस में ये अलग क्या है। मैंने बोला ना कि आपको ठोस के बारे में सोचने की एक नई तकनीक उपज हो जाएगी आपके दिमाग में। तो अब आप देखिए ना, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर अल्टीमेटली आपको स्प्रिंग पे लटके हुए एक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। जब आपने फोर्स लगाया तो उनके साम्य स्थिति को क्या कर दिया, कम कर दिया, दोनों के बीच के डिस्टेंस को। तो प्रतिकर्षण बल काम करता है और दोनों को वापस ले आता है अपने ओरिजिनल स्थिति में, साम्य स्थिति में। साम्य मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में। और अगर आपने खींच करके बड़ा कर दिया तो वो अपने आप को खींच करके छोटा करता है और फिर से वो अपने साम्य स्थिति में आ जाता है। जैसे एक बात समझ लीजिए, मैं कहता हूं ना, एक वो स्माइली वाली बॉल को ऐसा कंप्रेस करो, जैसे ही छोड़ते हो अपने आप को रीगेन कर लेता है। आप रबर बैंड को ऐसा खींच दो, जैसे फोर्स हटाते हैं अपने आप को रीगेन कर लेता है। तो स्माइली वाली बॉल को जब आपने कंप्रेस किया था तो फोर्स हटाने के बाद अपने आप को रीगेन किया, आपने ये कंप्रेस किया था जब, तो क्या हुआ, उसके बीच में प्रतिकर्षण बल हुआ जिसके कारण वापस अपनी ओरिजिनल स्थिति में आया। जबकि इलास्टिक बैंड को, मतलब रबर बैंड की बात कर लेता हूं, रबर बैंड को आपने खींच करके ऐसा लंबा कर दिया तो इसमें आकर्षण बल का अनुभव हुआ और यह वापस से अपनी स्थिति में आ गया। मतलब अणुओं के बीच की औसत दूरी स्थिर होने के कारण ही प्रत्येक ठोस की एक निश्चित आकृति या आकार होता है।
इनके इनके अणुओं के बीच की, है ना, निश्चित बिल्कुल फिक्स है दूरी। इस दूरी को आपने चेंज किया तो आप देख रहे हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण बल देखने को मिल रहा है। और यही आकर्षण और प्रतिकर्षण बल किसकी तरफ लेके जाते हैं भाई? प्रत्यास्थता की तरफ। तो मतलब प्रत्यास्थता के लिए क्या डेफिनेशन हो गई कि आप किसी भी ठोस के ऊपर बल लगाने पर वो अपने आप को, मतलब इसके बीच के जो अणु होते हैं, है ना, इनके बीच के जो अणु होते हैं, इन अणुओं के बीच की दूरी बदल जाती है, ठीक है। लेकिन बल हटाने पर वापस से उन अणुओं के बीच की दूरी जो थी वही सेम चली आती है। तो प्रत्यास्थता क्या हो गया भैया? इलास्टिसिटी क्या हुआ? प्रत्यास्थता क्या हुआ? तो देखिए, बाह्य बल के कारण, किसके कारण? बाह्य बल के कारण ठोस के अणुओं के बीच, ठोस के अणुओं के बीच की औसत दूरी या नियत दूरी, नियत दूरी में परिवर्तन होता है तथा बाह्य बल हटाने पर ठोस के अणुओं की बीच की दूरी पुनः प्राप्त हो जाती, पुनः पहले जैसी हो जाती है। ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं भैया? प्रत्यास्थता कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। और उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? इलास्टिक। तो इसकी कुछ कैटेगरीज हैं, जरा हम उसकी बात करते हैं। इलास्टिसिटी वर्ड आपको समझ में आ गया कि भैया हर एक अणु के बीच की, किसी भी ठोस की बात करेंगे तो उनके अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वो कांस्टेंट होती है, नियत होती है, लेकिन आपने जब फोर्स लगाया तो उसमें चेंज आते हैं। चेंजेस कैसे रिकवर होते हैं? तो आपने खींच करके, अगर उसको, है ना, खींच करके दूर किया है तो भैया उसमें आकर्षण होगा और अपने आप को रीगेन करेंगे। अगर आपने कंप्रेस कर दिया है तो उसमें प्रतिकर्षण होकर के अपने आप को रीगेन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमारी बात तो होती है किसकी? प्रत्यास्थता की। आगे बढ़ता हूं मैं। तो ठोसों का प्रत्यास्थ एवं प्लास्टिक व्यवहार क्या होता है? तो प्रत्यास्थता की सबसे पहले हम एक डेफिनेशन की बात करते हैं, जो अभी हम लिख रहे थे कि प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु विरूपक बल द्वारा लंबाई, आयतन या विकृति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है तथा बल को हटा लेने पर वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। अब भाई आपने जो बल लगाया, उस बल को लगा करके क्या कर पाते हैं? तो उस बल को लगा करके हम चेंजेस कर रहे हैं। कैसे कैसे चेंजेस कर रहे हैं? तो मैं कैसी देखिए, अगर मैं कहता हूं कि ये एक हमारा ऐसा कोई रॉड है, मैंने इसमें, है ना, नीचे की तरफ कोई फोर्स लगाया और फोर्स लगा करके मैं इसको क्या कर पा रहा हूं? तो इसको चेंज कर दिया। पता है कैसा कर दिया? मैंने इसको ऐसा कर दिया। ये जो पहले इतना मोटा सा था, अगर खींचूंगा तो उसकी लंबाई बढ़ेगी तो विड्थ तो कम हो जाएगा। तो मैंने इसकी लंबाई में परिवर्तन कर दिया। अब जैसे ही मैं ये फोर्स हटाऊंगा, जैसे ही मैं ये वाला फोर्स क्या करूंगा? हटाऊंगा। जैसे मैं फोर्स हटाऊंगा क्या हो जाएगा? तो ये वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा। जैसी फोर्स लगाऊंगा, ये जैसी फोर्स लगाऊंगा मैं, तो ये वापस से ऐसा लंबा हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने फोर्स हटाया, वापस अपनी जगह पे फोर्स लगाया, लंबा हुआ। तो मतलब क्या भाई? विरूपक बल का सीधा मतलब है कि आपके द्वारा लगाया गया बल उस ठोस के रूप में परिवर्तन कर रहा है ना। अभी आपकी छोटी सी लेंथ दिख रही थी, वो लेंथ बढ़ गई। इसी तरीके से लगाया गया बल आयतन में भी परिवर्तन कर सकता है, जैसे मैं वो स्माइली वाली बॉल की बात कर रहा था, है ना। और इसी तरीके से उसमें परिवर्तन जितनी भी हो रही है, आयतन में हो, आकृति में हो, लंबाई में हो, आपने फोर्स हटाया और वो अपने आप को रीगेन कर लेता है। जिस स्थिति में पहले था उसी स्थिति में चले जाता है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कह रहे हैं? प्रत्यास्थता। अब देखिए, विरूपक बल के कारण होने वाले परिवर्तन के आधार पर वस्तुओं को 3 कैटेगरी में बांटा। ये जो विरूपक बल लगाया था, विरूपक बल क्या है भैया? जिसके कारण रूप में चेंज हो जाए, विरूपक, रूप को जो परिवर्तित कर दे, रूप को जो चेंज कर दे।
तो कहते हैं कि इसमें तीन तरीके की कंडीशन है, तीन तरीके की वस्तु है, एक प्रत्यास्थ, एक सुघट्य और एक है भंगुर। प्रत्यास्थ मतलब हम बात करना चाह रहे हैं किसकी, इलास्टिक बॉडीज की। इसी तरीके से हम यहां पर किसकी बात करेंगे, प्लास्टिक बॉडीज की। और यहां पर हम बात करेंगे ब्रिटल बॉडीज की। क्या होती है जरा देखिए। प्रत्यास्थ वस्तुएं उनको कहते हैं जिनमें आपने फोर्स हटा दिया तो वो अपने आप को रीगेन कर लेती है ना। देखिए सब में विरूपक बल लगेगा, सब में विरूपक बल लगेगा, इसमें तीनों में, लेकिन विरूपक बल जब आपने हटा दिया तो ये अपने आप को वापस प्राप्त कर लेती है ना, पुनः प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, पुनः प्राप्त कर लेते हैं। इसका मतलब होता है, ये जो चीजें मैं अभी आपको समझा रहा हूं ये अल्टीमेटली कीवर्ड्स है जो आप याद रखेंगे, आपको हमेशा हमेशा के लिए बन जाएंगे टॉपिक्स के मीनिंग्स। पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसका मतलब बदलाव जो होता है इसमें ये क्षणिक होता है, क्षणिक होता है। जैसे मैंने रबर बैंड का ही एग्जांपल लिया, रबर बैंड को आपने खींचा तो जब तक आपने खींच के रखा है तभी तक बदलाव हुआ है ना, छोड़ देंगे तो अपने आप को क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा। जैसे ही आप छोड़ देंगे वो अपने आप को क्या करेगा, रीगेन कर लेगा, वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जब हम बात करेंगे किसकी, प्लास्टिक बॉडीज की, ठीक है, किसकी, प्लास्टिक बॉडीज की, तो प्लास्टिक बॉडी में जो होता है यहां पर पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, पुनः प्राप्ति नहीं होती है। एक तो ये पॉइंट हो गया, पुनः प्राप्त नहीं होता। एक और पॉइंट है कि बदलाव जो है इसमें हमेशा हमेशा के लिए हो जाती है ना, बदलाव जो है वो परमानेंट होती है। ठीक है, बदलाव परमानेंट होता है, मतलब बदलाव स्थायी होता है, क्षणिक नहीं है, इसमें बदलाव स्थायी है, परमानेंटली चेंज हो गया। तो प्लास्टिक बॉडीज में कौन सी चीज आएंगी, तो मैं कहता हूं, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं गीली मिट्टी, जिससे कुम्हार बहुत सारे चीजें बनाता है, उस गीली मिट्टी को अगर आपने फोर्स लगाया तो वो क्या कर लेगा, अपना शेप चेंज कर लेगा भाई, और वो अपने आप को रीगेन भी नहीं करता है ना। गीली मिट्टी को अपने आपने कंप्रेस कर दिया, वो जिस बदलाव को ले लिया वो ले लिया। ठीक है, तो ऐसी बॉडीज को हम क्या कहते हैं भैया, प्लास्टिक बॉडी। और ब्रिटल क्या होता है भाई, जिसमें बल लगाया तो वो थोड़ा बहुत भी फोर्स सस्टेन नहीं करता, तुरंत ही टूट जाता है। ये कौन सी कंडीशन है, टूट जाता है। जैसे इसके उदाहरण की मैं बात करूं तो मिट्टी का घड़ा, आप बल लगाइए तुरंत चटकेगा, खत्म खेल, है ना। पतली सी कांच की शीट हो, आप फोर्स लगाइए तुरंत चटका, खत्म हुआ। ठीक है, थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक्स होती है उन पे आप फोर्स लगाइए तुरंत चटकेगा, खत्म हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भैया हमारे प्लास्टिक इलास्टिक वस्तुएं वो हैं जिन पे आपने फोर्स लगाया, उनके जो इंटरनल बॉन्ड्स थे जिसके कारण उनके जो अणु थे वो आपके द्वारा लगाए गए बल का विरोध करते हैं। पहले आप बल लगाओगे वो नहीं मानते भैया, वो क्या करते हैं, आपके द्वारा लगाए गए बल का क्या करते हैं, वो विरोध करते हैं, मतलब वो अपनी स्थिति में चेंज नहीं चाहते। लेकिन अगर आप ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी स्थिति में चेंज करते हैं, और चेंज जितना हुआ उन सबको स्टोर करके रखते हैं, है ना। आप मेरे को दबा रहे हो तो भैया है ना, हमने पूरी खुन्नस भर के रखी है, फोर्स जैसे ही हटाओगे हम जोर से धक्का देंगे, है ना, और वापस अपनी उसी स्थिति में आ जाएंगे। ये है प्रत्यास्थ वस्तुएं, है ना। दूसरी कौन है भैया, सुघट्य वस्तुएं। ये कौन है, आप हमको दबाओगे तो भैया दब गए और धीरे 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 यार कन्वर्ट ही हो गए सीधे, ठीक है यार, जैसा आप बोल रहे हो वैसे ही चलेगा जा। मतलब ये कौन सी भैया, सुघट्य वस्तु है, प्लास्टिक बॉडीज। ये परमानेंट इसने एक्सेप्ट कर लिया कि भैया मेरे को चेंज करो, हो गया यार ना चेंज, खत्म करो ना बात। और ये भंगुर वस्तु है, पता है कैसा, सामने वाले ने बस ऐसी आंखें दिखाई, वो वहीं के वहीं चेंज, वहीं के वहीं कन्वर्ट हो गए। तो भैया मतलब क्या, ये ब्रिटल है। ब्रिटल है मतलब क्या भाई, तुरंत के तुरंत क्या करेगा, तो थोड़ा बहुत भी फोर्स सस्टेन नहीं करेगा, परमानेंटली ये डिफॉर्म हो जाएगा, है ना। तो मतलब ये समझ में आ रही है, प्रत्यास्थ वस्तुएं जो होती है ये टेम्परली डिफॉर्म होती हैं, सुघट्य वस्तुएं जो है ये परमानेंट डिफॉर्म होती है, लेकिन एक फोर्स के बाद, एक लिमिट के बाद। ठीक है, और भंगुर वस्तुएं कैसी होती है, ये थोड़ा बहुत भी फोर्स सस्टेन नहीं करती, तुरंत के तुरंत टूट टाट करके खत्म, साफ। एक एक करके हम अब बात कर लेते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे प्लास्टिक मतलब इलास्टिक के, प्रत्यास्थ की। ठीक है,
इसके बाद में हम लोग बात करेंगे किसकी, सुघट्य की, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्लास्टिक वस्तुओं के साथ में। प्लास्टिक वस्तुओं की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, प्रत्यास्थ वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिन पर विरूपक बल लगाने पर उनकी लंबाई, आयतन, आकृति में कुछ परिवर्तन हो जाता है, किंतु बल को हटाने पर वह वापस अपनी पूर्वावस्था में आ जाते हैं, जिस फॉर्म में थे उसी में आ गए। इसको ही हम कहते हैं इलास्टिक वस्तुएं, ठीक है। अब क्या होता है, तो ये तो हुई इलास्टिक, एक और होती है परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, पूर्ण प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ को तो हम इतनी देर से भी समझ ही रहे हैं, पूर्ण प्रत्यास्थ समझते हैं, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं। हालांकि इस दुनिया में ऐसा कुछ होता नहीं है पूर्ण प्रत्यास्थ, लेकिन फिर भी हम थ्योरेटिकली इसको स्टडी करते हैं, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट को हम चाहते हैं कि अगर वो ठोस है तो ऐसा हो, ठीक है। कैसा भाई, तो पूर्ण प्रत्यास्थ का मतलब होता है कि होता क्या है, जब आपने किसी वस्तु के अंदर, जैसे मान लीजिए रबर बैंड की बात करते हैं, रबर बैंड को मैंने खींच करके लंबा किया, खींचा ना, तो भैया उसको क्या किया, डिफॉर्म तो कर दिया। अब अगर जब मैं छोड़ता हूं तो वापस अपने आप को क्या करता है, रीगेन करता है। लेकिन आपको भी पता है कि वो रबर बैंड को 10 बार, 15 बार, 20 बार खींचते रहो तो वो रबर बैंड अब उतना टाइट नहीं बचता, थोड़ा सा ढीला हो जाता है। जैसे सबसे बड़ी एग्जाम्पल कौन है, शॉक्स, है ना, मोजे भैया नया नया खरीद करके ले आते हैं तो पूरी, है ना, चमड़िया उधेड़ देता है वो, है ना, पूरी दाग बना देता है, और थोड़े दिन तक पहनने के बाद में कैसा होता है भैया, वो ढीला ढक्कन ऐसा लुढ़का पड़ा है ऐसा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, जब आप पहली बार में सॉक्स पहन रहे थे, पहली बार में उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी जो हो रही थी, जब आपने उसको खोला तो उसकी इलास्टिसिटी के कारण उसने क्या किया भाई, अपने आप को रीगेन तो किया, लेकिन कुछ उसमें से ऐसे अणु थे, कुछ ऐसे बॉन्ड्स थे जो परमानेंटली डिफॉर्म हो गए। मतलब 100% इलास्टिसिटी नहीं हुई, ऐसा समझिए। मैंने 100 अणुओं को ऐसा खींचा था, अब रीगेन करते समय सिर्फ और सिर्फ 95 अणु अपने आप को रीगेन किए, और 5 उसमें से क्या हो गए, परमानेंट डिफॉर्म हो गए, परमानेंटली टूट गए, परमानेंटली वो खत्म हो गए, मतलब परमानेंटली प्लास्टिसिटी को सपोर्ट कर दिया, ऐसा भी बोल सकते हो। अब वो 5 खत्म हो गए, तो अब कितने की वजह से इलास्टिसिटी बचेगी, 95 की वजह से ना। अगली बार फिर खींचा, 5 और गए, अब बची 90 की वजह से। ऐसा करते करते हर बार जितनी बार मैंने उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी को चेक करी, जितनी बार उसकी इलास्टिसिटी को मैंने यूटिलाइज किया, उस हर बार कुछ ना कुछ ऐसे अणु थे जो कि परमानेंट डिफॉर्म हो रहे थे, परमानेंटली वो विरूपकता प्राप्त कर रहे थे, प्लास्टिसिटी को प्राप्त कर रहे थे, वो अपने आप को रिगेन नहीं कर रहे थे। तो ऐसी वस्तुओं को तो हमने कह दिया प्रत्यास्थ। लेकिन पूर्ण प्रत्यास्थ का मतलब क्या होता है कि भैया 100% पुनर्वस्था में आए। मतलब क्या करें कि बल हटाने पर, मैं आगे की लाइन बस लिख लेता हूं, बल हटाने पर पूर्णतः क्या हो जाए, तो अपने पूर्वावस्था में आ जाए, पूर्णतः पूर्वावस्था में आ जाए। पूर्णतः पूर्वावस्था मतलब 100% वापस आ जाए, कभी ऐसा नहीं होगा, है ना। एक और चीज यहीं कहीं मैं लिख देता हूं, पूर्ण प्रत्यास्थ कुछ भी नहीं होता। एक नोट पॉइंट है, क्या भी है नोट, कि वास्तविक स्थिति में पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं संभव नहीं है। मतलब रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है ना, कोई नहीं है। पता है, एक क्वार्ट्ज जो है, क्वार्ट्ज एक तरीके का मटेरियल है ये, है ना, यही है जो कि सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी शो करता है, नियरली अबाउट टू कह सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। ये करीब करीब इलास्टिक के पास में होता है, लेकिन ये भी नहीं होता, है ना, पूर्णतः तो कोई नहीं होता भाई। हर बार एक बात समझिए ना कुछ ऐसे अणु होंगे ना जो कि परमानेंट डिफॉर्म हो ही जाएंगे भाई, कम होंगे लेकिन हो जाएंगे। वो जो है ना, मिठाई के डब्बे के साथ में वो जो रबर बैंड देते हैं, उसको देखा होगा ना, ऐसे खींच दो 1-2 बार में खत्म। और
जो थोड़ी सी और अच्छी वाली आती है, थोड़ी सी रबर बैंड है ना, थोड़ी महंगी आएगी, तो वो वाली रबर बैंड थोड़े ज्यादा समय तक खींचती है, थोड़े ज्यादा समय तक चलती है। तो कहने का मतलब क्या है, उसकी भंगुरता जल्दी खत्म, मतलब वो सुघट्य हो जाता है, तुरंत ही वो प्लास्टिसिटी को सपोर्ट करने लगता है, जल्दी डिफॉर्म हो जाता है। और थोड़ी अच्छी क्वालिटी की जो आती है थोड़े समय के बाद वो प्लास्टिसिटी पर पहुंचती है। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है कि भैया वास्तविक स्थिति में पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं संभव नहीं है ना। भौतिक जगत में ऐसी पूर्ण वर्ड तो हमारी पूरी फिजिक्स में कहीं नहीं आता। ये थ्योरेटिकली सत्य है, प्रैक्टिकली नहीं, कहीं नहीं आता भाई, है ना। तो चलिए पॉइंट क्लियर हो गया कि इलास्टिक बॉडीज का मतलब है कि आपने फोर्स लगाया तो उसके अणु पहले आपका क्या करेंगे, विरोध करते समय उसने क्या किया, आपके द्वारा लगाए गए बल को उसने ग्रहण कर लिया, स्टोर कर लिया, और जैसे ही आपने फोर्स हटाया जो स्टोर किया था वो वापस आपको कर दिया, मतलब अपने आप को अपने साइज को रीगेन कर लिया। ठीक है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडीज कहते हैं, प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। और पूर्णतः प्रत्यास्थ का मतलब हुआ कि थोड़ी बहुत भी उसमें कमी नहीं आएगी, 100% रीगेन हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा कुछ होता नहीं है, सबसे बेहतर क्वार्ट्ज होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ना, विरूपक बल के कारण किसी प्रत्यास्थ वस्तु में होने वाला परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है। जो मैंने अभी आपको शॉर्ट फॉर्म में कीवर्ड्स के फॉर्म में लिखाए थे, अब उसी को हम इलैबोरेट कर रहे हैं बेसिकली, है ना। ये कैसा परिवर्तन है, अस्थायी है, टेम्पररी है। जब तक आप फोर्स लगा रहे हो तभी तक, फोर्स हटाओगे रीगेन। प्रकृति में कोई भी पदार्थ पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं है, तथापि कि एक निश्चित सीमा तक लोहा, तांबा, चांदी, इस्पात, सोना, क्वार्ट्ज आदि को प्रत्यास्थ माना जा सकता है। अच्छा, एक और बात है, प्रत्यास्थता के लिए हम जब बात करते हैं तो एक लिमिट है, प्रत्यास्थता की एक लिमिट है, एक सीमा है। जैसे मैं आपसे नॉर्मली कहता हूं कि आपने लोहे के कई तरीके के वायर देखे होंगे, उन सब की बात कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि ये जो घर बिल्डिंग मटेरियल्स के साथ में एक आता है जो क्या के लिए यूज करते हैं भैया, तो रॉड्स को बांधने के लिए जो यूज करते हैं, बहुत ही बारीक सा होता है ना, सेंटरिंग वगैरह में जिस चीज को इस्तेमाल किया जाता है, घरों की ढलाई वलाई जब हो रही होती है या फिर पाइलिंग्स पिलर्स बना रहे होते हैं, वहां पर वो जो करते हैं वो देखा होगा बहुत बारीक सा होता है, वो 2-4 बार ऐसा ऐसा करो टूट जाता है। मतलब वो ज्यादा फोर्स सस्टेन नहीं कर पा रहा है, थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाओगे वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, मतलब उस पर लगाया गया विरूपक बल का मान बहुत कम होगा, तब तक वो टूट जाता है, यानी वो ज्यादा देर तक इलास्टिसिटी शो नहीं कर सकता, उसकी इलास्टिसिटी कम है, उसकी इलास्टिसिटी की सीमा जो है, प्रत्यास्थता की जो सीमा है वो कम है। उसके बजाय जैसे ही हमें थोड़ी सी हेवी की बात करनी होती है, जैसे किसी चीज को बाइंड करना हुआ, है ना, थोड़ा सा मजबूत चाहिए, जैसे अपन क्या बोलते हैं, तो अपन कह लेते हैं कपड़े सुखाने के लिए वो लेकर के आते हैं एक वायर, GI वायर जिसको कहते हैं अपन, वो कैसा होता है भाई, स्टील की फॉर्म होती है, और उसमें कैसा होता है, तो वो थोड़ा सा मोटा होता है, उसकी थिकनेस ज्यादा होती है, उसको आपको पता है कि बहुत ऐसा ऐसा करने पर भी वो टूटता नहीं है, काफी ज्यादा फोर्स सस्टेन कर सकता है, बहुत ज्यादा फोर्स को वो सस्टेन कर सकता है। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है, उसकी प्रत्यास्थता सीमा बढ़ गई, मतलब वो ज्यादा बल को, ज्यादा विरूपक बल को झेल सकता है, यानी आपने ज्यादा फोर्स लगाया उसको अपोज कर पा रहा है। तो जो जितना ज्यादा फोर्स को अपोज कर पाएगा वो उतना ज्यादा इलास्टिक होता है। जनरली हमें समझ में क्या आता है कि भैया रबर बैंड ज्यादा इलास्टिक है लोहे से, अरे ना, रबर बैंड को थोड़ा सा ही फोर्स लगाता हो टूट के खत्म हो गया ना, उससे कई गुना ज्यादा लोहे के एक रॉड पे या लोहे के एक वायर पे, उतनी मोटी एक लोहे का वायर लो, उतना ही मोटा एक रबर बैंड लो, रबर बैंड जल्दी टूट जाएगा, वो लोहे का वायर इतनी जल्दी नहीं टूटेगा, तो लोहा ज्यादा इलास्टिक हो गया ना। इलास्टिक प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए ही तो हमने एलिमेंट्स के अंदर में इंप्यूरिटीज मिक्स करना शुरू कर दिया, लोहे को स्टील में बदल दिया, आयरन से स्टील बनाया। क्यों बनाया, ताकि वो क्या हो जाए भाई, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाए, मतलब उसकी तन्यता बढ़ जाए, यानी प्रत्यास्थता की सीमा उसकी बढ़ जाए। क्योंकि क्या हो रहा था, देखिएगा थोड़ा सा इसको समझिएगा, मैं कहता हूं कि हमारा जो एलिमेंट होता प्योर होगा, तो एक अणु यहां पर, दूसरा अणु यहां पर, अब मैंने इसके अंदर इंप्यूरिटीज मिक्स करी। एक बात समझिए, अगर मैं हमारे फोर्सेस की बात करता हूं, है ना, बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंगली, तो ये दोनों दूर दूर रखे हैं, ठीक है। जब दूर दूर रखेंगे तो इनके बीच में फोर्सेस जो क्या होता है भाई, फोर्सेस हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है भैया किसके, ये हम लोग हमारे प्रीवियस 1 चैप्टर में पढ़ करके आ रहे हैं कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, R² के। तो इसका मतलब क्या होता है भैया, अगर ये F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R² का, मतलब डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हमें एक बात समझ में आई, यार इस प्योर एलिमेंट को इम्प्योर कर देते हैं ना, क्या करूं, तो मैंने कहा ले आओ यार, जरा ले आओ, इसके अंदर मैंने ये आयरन के ये 2 अणु थे, इनके बीच में ले आओ, जरा भरते हैं हम किसको, कार्बन को। अच्छा, तो ले आए भैया, यहां भर दिया क्या, कार्बन।
अब ये कार्बन एक बीच में आके फंस गया। अब क्या हुआ, तो अब देखिए ना, इनके बीच की बॉन्ड लेंथ कम हो गई, इनके बीच की भी बॉन्ड लेंथ कम हो गई। अगर ये बॉन्ड लेंथ कम हो गई तो फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया ना, इनकी तन्यता बढ़ गई ना भाई, इसकी क्वालिटी, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो गई। इसीलिए लोहे की वायर उतना ज्यादा जब फोर्स सस्टेन नहीं कर पा रहा था तो हमने उसको स्टील का बना दिया, स्टील का बनाया तो उसकी तन्यता बढ़ गई, वो ज्यादा से ज्यादा बल को क्या कर सकता है, अब अवेल कर सकता है। और भैया प्रत्यास्था कह ही किसको रहे कि हमारे द्वारा लगाया गया विरूपक बल जितना सहन कर ले, क्योंकि एक लिमिट के बाद तो वो भी टूटेगा ही। अब इसको है ना, स्टील का वो जो जीआई वायर है उसको अब ट्रक खींचने के लिए लगा दिया दोनों के बीच में कनेक्शन के, तो टूट जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं भैया, तो उसके लिए हम थोड़े से और बढ़ाते हैं, हम मोटे वायर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, सरिया रॉड्स टाइप की चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, या फिर इसी को लपेट करके इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम बढ़ा लेते हैं। रस्सी बनाने का मतलब क्या होता है भाई, वो पतले पतले रेसे वो काम नहीं कर सकते थे तो उनको रस्सी बनाया, मतलब उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका बढ़ा दिया तो इसका मतलब हो गया कि उसकी स्ट्रेंथ आपने बढ़ा रहे हैं। तो यहां पर ये पॉइंट क्लियर होता है कि भैया ये लोहा, तांबा, चांदी, इन सभी की जब आप बात करेंगे तो आप पतले वायर्स बना सकते हैं, ये प्रत्यास्था का गुण रखते हैं, ये ठोस हैं, लेकिन एक लिमिट तक, एक लिमिट के बाद ये परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे। तो उस लिमिट तक जहां तक ये अपने आप को रीगेन कर लेते उसी को हम प्रत्यास्था की सीमा कहते हैं। और जितने भी काम होंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर वहां पे एक लाइन हमेशा चिपका करके लिखेंगे, पता है क्या, कि प्रत्यास्था के सीमा के अंदर, प्रत्यास्था के सीमा के अंदर। भाई प्रत्यास्था के सीमा के अंदर से क्या मतलब है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर रहेंगे तभी ये सब कुछ काम होंगे, उसके बियॉन्ड चले जाएंगे तो प्लास्टिक हो गया, परमानेंट डिफॉर्म हो गया, नो रीगेन, पुनर्अवस्था में वापस नहीं आएगा। अब इसमें से अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करा, ये जो क्वार्ट्ज होता है, ये जो क्वार्ट्ज मटेरियल है, ये सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ वस्तु है, सबसे ज्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टी इसके अंदर में होती है। यानी ये सबसे ज्यादा क्या करेगा, ऐसा तो नहीं ना कि मैं ऐसा खींचूंगा तो दिख जाएगा मेरे को चेंज होता हुआ उसका शेप, भाई शेप चेंज होता हुआ दिख रहा मतलब वो उसकी इलास्टिसिटी बहुत कम है, बहुत जल्दी टूट जाने वाला है। तो क्वार्ट्ज जो है सबसे ज्यादा जो फोर्स सस्टेनेबल है, ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस को वो अवेल कर सकता है। जितना ज्यादा फोर्स लगा दोगे उन सभी फोर्सेस को, इनके कंपैरिजन में, ये जो दिए गए हैं इन सभी मेटल्स के कंपैरिजन में, इसके पास में प्रत्यास्था सबसे ज्यादा होती है। और इसी कारण से एक और बात ध्यान में रखेंगे, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो प्रत्यास्थ नहीं होते, जो अधातुएं होती है वो प्रत्यास्थ नहीं होती हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ मेटल्स ही प्रत्यास्थ हैं। और उनको और बेहतर बनाने के लिए हमने उसमें क्या करने शुरू कर दी, इंप्योरिटीज मिलाना शुरू कर दिया, उसके मैं कह सकता हूं एलॉयज बनाना शुरू कर दिया, ठीक है ना, मिश्र धातु जिसको कहते हैं, मिश्र धातु बनाना शुरू कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम जरा सुघट्टे की बात करते हैं, प्लास्टिक की बात करते हैं। तो प्लास्टिक अल्टीमेटली, अच्छा एक और बात समझिएगा, इलास्टिक जो है ना, एक छोटी सी बात और, छोटा सा वर्ड है बेसिकली, इलास्टिक जो है ये इलास्टिक बॉडीज है एंड द बिहेवियर इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, ठीक है ना। ये इलास्टिक क्या है भैया, इस वस्तु को, इस वस्तु की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ये इलास्टिक, और उस वस्तु, ये पूरी फिनोमिना, पूरी घटनाक्रम को हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी। वैसे ही जो बॉडीज है उनको प्लास्टिक बॉडीज कहते हैं, और जो इस गुण को प्रदर्शित करता है उसको प्लास्टिसिटी कहते हैं। क्या है प्लास्टिसिटी, तो मैं कह रहा हूं कि आपने फोर्स लगाया, आपने फोर्स लगाया तो पहले तो उसने अपोज किया, कोशिश करी उसने अपोज करने की, और इसके बाद क्या हो गया भाई, तो इसके बाद वो परमानेंटली डिफॉर्म हो गया। पहले उसने कोशिश की, थोड़ी बहुत कोशिश करेगा, इसके बाद वो क्या हो जाएगा, परमानेंटली डिफॉर्म हो गया, यानी अब वो वापस अपने पुनर्अवस्था में नहीं आ सकता है। ऐसी बॉडीज को हम कहते हैं क्या, प्लास्टिक बॉडीज। तो देखिए सुघट या प्लास्टिक वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिन पर विरूपक बल लगाने पर उनकी लंबाई, आयतन या आकृति में कुछ परिवर्तन हो जाता है, किंतु बल को हटा लेने पर प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाता है, वापस नहीं आएगा। आ जाएगा तो प्लास्टिक, इलास्टिक हो जाएगा, नहीं आएगा तो प्लास्टिक हो जाएगा। अब क्या है भाई, तो विरूपक बल के कारण किसी सुघट वस्तु में होने वाला परिवर्तन जो होता है वो कैसा हो गया, स्थायी हो गया, वो वापस थोड़ी आ रहा है, तो ये परमानेंट डिफॉर्म हो गया, है ना, परमानेंट चेंज है, हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो गया। जैसे एग्जांपल देखें तो साबुन, गीली मिट्टी, मोम, प्लास्टिक सीन, ये सब कैसे भैया, सुघट्य वस्तुओं के उदाहरण है, ठीक है, ये सब सुघट्य वस्तुओं के उदाहरण हैं। इन सभी में जैसे मोम है, मोम का अगर आपने ऐसा कंप्रेस कर दिया तो कंप्रेस हो गया, अब वो दोबारा अपने आप को रीगेन नहीं करेगा, फिर से वापस से फूल करके ऐसा आ गया, है ना। साबुन की भी बात करते हैं, थोड़ी सी गीली साबुन आप फोर्स लगा दो, वो चेंज हो जाएगा, परमानेंटली अपने शेप को चेंज कर लेगा, ठीक है। अब इसमें भी बात आती है प्लास्टिक में भी, क्या भाई, पूर्णतः प्लास्टिक,
अब पूर्णतः प्लास्टिक का मतलब क्या हो गया? तो पूर्णतः प्लास्टिक का मतलब यह हुआ कि ये देखिए ये चेंज तो होगा। जैसे एक बात समझिएगा ना थोड़ा सा आराम से, मैं कहता हूं गीली मिट्टी आपने कंप्रेस किया ना, तो पहले तो थोड़ा सा फोर्स आपको क्या किया, रिवर्ट बैक उसने किया। पहले तो थोड़ी देर तक उसने आपको क्या किया कि भैया रुको यार मैं नहीं चेंज हो रहा, तो थोड़े बहुत तो आपको अपोजिशन मिले। लेकिन ये क्या होता है, गीली मिट्टी में जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी एक टेंडेंसी तो है एटलीस्ट कि मैं क्या करूंगा, मैं अपोज करूंगा अपने अंदर होने वाले परिवर्तन की, है ना। उसकी ऐसी व्यवहार तो है कि वो अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा। लेकिन पूर्णतः प्लास्टिक अगर हुआ, कैसा भाई, अगर कैसा हो गया पूर्णतः प्लास्टिक, पूर्णतः प्लास्टिक का मतलब हुआ कि टेंडेंसी भी नहीं रखेगा कि मैं अपने आप को रीगेन करूं, ठीक है। ये थोड़ी बहुत भी टेंडेंसी नहीं रखेगा कि मैं अपने शेप को रीगेन करूं। यहां पर फिर से वही बोलूंगा कि आपने प्लास्टिक है ना, ये आपने कह दी गीली मिट्टी, तो इसमें 100 अणु थे, 100 के 100 अणुओं को आपने डिफॉर्म किया, उसने शेप चेंज कर लिया। लेकिन जब आप फोर्स हटाएंगे ना तो 95 अपने आप को रीगेन नहीं करेंगे, लेकिन 5 जो होंगे वो रीगेन करेंगे। भाई मिट्टी पर से आप हाथ हटाओगे तो थोड़ी सी तो मिट्टी अपनी जगह पे आएगी ना, थोड़ी सी तो वो फूलेगी ना, थोड़ी सी अपने आप को रीगेन करने की कोशिश तो करेगी। साबुन को अपने ऐसा कंप्रेस किया, जब हटाओगे थोड़ा सा तो अपने आप को रीगेन करेगा, बहुत सारा नहीं करेगा। मतलब क्या, इलास्टिसिटी के जस्ट उल्टा हो गया। इलास्टिसिटी में 100 में से 95 कोशिश कर रहे हैं क्या करने की, भाई रीगेन करने की, 5 नहीं कर रहे। यहां पर क्या हो गया, 95 पड़े हुए हैं डिफॉर्म होकर के, भैया कोशिश नहीं कर रहे, और 5 जो है वो रीगेन करने की कोशिश कर रहा है, तो इसी वजह से उनको प्लास्टिक वस्तुएं कहते हैं। और पूर्णतः प्लास्टिक में क्या हो गया भाई, तो ये 100% जो होगा वो बदलाव हो जाएगा। कैसा होगा, 100% आपका जो मिलने वाला है वो बदलाव मिलेगा, परमानेंटली 100% डिफॉर्म हो गया। कुछ भी कोशिश नहीं करेंगे कि भैया रीगेन वीगेन कुछ भी हो जाए, वापस आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसलिए इनको कहते हैं पूर्णतः प्लास्टिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुघट्यता मतलब प्लास्टिसिटी, जैसे इलास्टिसिटी की बात की वैसे प्लास्टिसिटी, तो मतलब सुघट्यता किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह विरूपक बल के द्वारा उसकी लंबाई, आयतन या आकृति में होने वाले परिवर्तन का विरोध नहीं करती है, फलस्वरूप उसमें स्थायी विरूपण होता है। विरोध ही नहीं करे, चेंज ही नहीं, कोई विरोध नहीं भैया, ठीक है, आन दो, चेंज हो रहे हैं। लेकिन कुछ विरोध कर लेते हैं। जैसे देखिए, वास्तव में किसी वस्तु का प्रत्यास्थ या सुघट्य होना बाह्य विरूपक बल के परिणाम पर निर्भर करता है, क्योंकि इलास्टिक लिमिट है ना। मैंने कहा वो लोहे का वायर जो था वो भी तो प्रत्यास्थता दे रहा था, लेकिन आपने एक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा दिया तो वो टूट गया ना, वो प्लास्टिक हो गया ना, ठीक है। तो मतलब आप कितना एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो उस पर इसकी निर्भरता होती है। एक प्रत्यास्थ वस्तु अधिक परिणाम के विरूपक बल के अंतर्गत सुघट्य व्यवहार प्रदर्शित करता है, जबकि एक सुघट्य वस्तु कम परिणाम के विरूपक बल के अंतर्गत प्रत्यास्थ व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। देखिएगा, 100% प्लास्टिक 100% इलास्टिक की बात नहीं करें, हम सिर्फ प्लास्टिक और इलास्टिक बॉडीज की बात करते हैं। तो भैया साबुन पे बिल्कुल ऐसा हल्का सा ऐसा बस टच करो ऐसा, तो क्या ये टूट जाएगा? नहीं टूटेगा भाई। मतलब एक लिमिट तक उसने प्रत्यास्थता को शो किया। और सिमिलरली आपने लोहे के भी वायर रखे और बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया तो टूट तो गया, प्लास्टिसिटी भी शो करी। मतलब इलास्टिक बॉडी प्लास्टिक का गुण और प्लास्टिक बॉडी इलास्टिक का गुण शो करेगा, बस उसके बीच में कंडीशन क्या है, तो एक लिमिट तक, है ना। एक लिमिट के बाद इलास्टिक बॉडी भी प्लास्टिक है, और एक फोर्स से पहले, मतलब एक लिमिट से जस्ट पहले, प्लास्टिक बॉडी भी इलास्टिक है। क्लियर होगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जरा हम प्रत्यास्थ और सुघट्य मतलब प्लास्टिक और इलास्टिक के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखिए, प्रत्यास्थ वस्तुओं पर विरूपक बल लगाने पर उसकी लंबाई, आयतन या आकृति में कुछ परिवर्तन हो जाता है तथा बल को हटा लेने पर वस्तुएं अपने पूर्वावस्था में लौट आती है ना। क्या है भाई, वापस लौट आएंगे। एक डिफरेंस कर लेते हैं, जल्दी से याद हो जाता है। जबकि सुघट्य वस्तुओं पर विरूपक बल लगाने पर उसकी लंबाई, आयतन या आकृति में परिवर्तन हो जाता है तथा बल को हटा लेने पर वस्तुएं अपनी पूर्वावस्था में नहीं लौटती है। लौट आएगी तो प्रत्यास्थ, नहीं लौट आई तो प्लास्टिक, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मैं कहता हूं कि प्रत्यास्थ वस्तु में विरूपक बल के कारण होने वाला परिवर्तन अस्थायी है, अस्थायी है, अस्थायी है, और इसमें होने वाला जो परिवर्तन है वो स्थायी है, स्थायी है, स्थायी है ना। कैसा भैया? स्थायी है, परमानेंट है, ठीक है ना। चल अगला भैया, तो यहां पर लोहा, तांबा, इस्पात, चांदी, सोना, क्वार्ट्ज, ये सब प्रत्यास्थ वस्तु है।
और साबुन, गीली मिट्टी, मोम, प्लास्टिसिन आदि ये सब सुघट्य वस्तु है, प्लास्टिक बॉडीज। क्लियर होगी बात, है ना? जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उसी को हम लोगों ने डिफरेंसेस के फॉर्म में भी रख लिया, जल्दी याद होता है। अब बढ़ते हैं ब्रिटल के ऊपर, अब बढ़ते हैं हम भंगुर वस्तुओं के ऊपर। भंगुर का मतलब, भंगुर वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जो विरूपक बल लगाने पर टूट जाता है, जैसे कांच का टुकड़ा, सूखी मिट्टी का गेंद आदि, ये सब भंगुर है। मतलब आपने जैसी फोर्स लगाया वो टूटा, यानी किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विरूपक बल लगाने पर वह टूट जाता है, भंगुरता कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? भंगुरता कहलाएगा। आपने फोर्स लगाया और वो टूटा। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेस का एक एग्जांपल हो सकता है, उसके ऊपर भी जैसे फोर्स लगाते हैं वो परमानेंटली टूट जाता है, वापस से अपने आप को रिगेन नहीं करता। ठीक है ना? मतलब आप कुछ ऐसी चीजें समझ सकते हैं कि भैया जिसको, अब जैसे हमारा जो मटका टूट गया, आप उसको कितना फेविक्विक लगा करके चिपकाओगे, कभी चिपकेगा क्या? नहीं चिपकेगा ना। टेंडेंसी नहीं है ना उसको चिपकने की, है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को बार बार मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, ये खिलौने वगैरह को बनाने के लिए बात करते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं, खिलौने बनाने में यूज होता है, या थर्मो जो फ्लास्क होता है उसमें यूज होता है। ये इसकी कहानी क्या है भाई, इसमें टेंडेंसी नहीं है इसके बॉन्ड्स के बीच में दोबारा कनेक्शंस के। तो एक बार टूट गया तो आप कितना भी क्या कहते हैं फेविक्विक जोड़ लो या कितना भी उसके अंदर फेविकोल डाल लो या कुछ भी कर लो, वो चिपकने वाले नहीं है। जो एडहेसिव जो होते हैं ना, जो चिपकाते हैं एक दूसरे को, उसके पीछे एक कंडीशन है, आप समझिए ना। देखिए, मान लीजिए एक ऐसा बॉडी है और एक ये बॉडी, इन दोनों का चिपकना है। तो ये चिपकने का गुण पता है कैसा होता है? ये दोनों बॉडीज कभी नहीं चिपकती। लो, आप बोलोगे भैया नहीं यार, ये तो चैलेंज हो जाएगा, दोनों बॉडीज को चिपकते हुए तो हमने देखा है, बहुत कुछ चिपका। आप नहीं चिपका पाते। आप क्या करते हो, इनके बीच में आपने एक एडहेसिव भरा। अब ये जो होता है, ये वाली लेयर इस एडहेसिव से चिपक गई और ये वाली लेयर भी इसी एडहेसिव से चिपक गई। ये वाली सतह इस एडहेसिव से, ये वाली सतह इस एडहेसिव से, और ये एडहेसिव तो एक ही है ना, इस वजह से आपको चिपका हुआ प्रतीत होता है। ऐसा नहीं होगा कि ये जो पहले की जो अवस्था थी वह ऐसी बिल्कुल ऐसी 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 बिल्कुल ऐसी चिपक जाए, ऐसी चिपक जाए ना, बीच में एक एडहेसिव आएगा और वो दोनों सतह एडहेसिव से चिपक। अच्छा, चिपकने की भी कंडीशन यही है कि एडहेसिव अगर इसको वेटेड कर रहा होगा तो ही होना है। तो ये ब्रिटल में कभी संभव नहीं है, ब्रिटल में कभी भी ऐसी संभावनाएं नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आणविक मॉडल के आधार पर प्रत्यस्तता का गुणात्मक व्याख्या। मतलब हमने जो पहले ही डिस्कशन किया, हमने तो यहीं से स्टार्ट ले लिया भैया। ये एक है ना, एक साइंटिस्ट जिन्होंने इसके बारे में बात करी कि जब दो परमाणुओं के बीच की दूरी साम्य दूरी से अधिक होती है तो उनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, किंतु जब उनके बीच की दूरी साम्य दूरी से कम हो जाती है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। इसको ढूंढा गया और इसको समझने के लिए हम लोगों ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, कैसा, स्प्रिंग नुमा, जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे, ये उसी की बात कर रहे हैं। ये स्प्रिंग नुमा स्ट्रक्चर्स क्या बता रहा है कि आप अगर इनके बीच में डिस्टेंसेस को कम करेंगे तो ये अपने आप को रिपल करके अपनी ओरिजिनल स्थिति पाएंगे, और अगर आप इनको खींच दिया है तो ये अपने आप को है ना कंप्रेस करके अपने ओरिजिनल स्थिति पे चले आएंगे। ठीक है, तो ये आणविक मॉडल के आधार पे, मतलब जो हमारे आणविक मॉडल यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होती है, हम उसके बाद में बात करेंगे, या मॉलिक्यूलर मॉडल कह सकते हैं, उसके बेसिस पर भी इसको एक्सप्लेन किया जाता है समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, ये अल्टीमेटली बॉन्ड लेंथ्स है। ठीक है ना, और केमिस्ट्री में खूब तरीके की चीजें आपने पढ़ी होगी, बॉन्ड लेंथ की भी बारे में बात करी होगी, और वहां पे स्ट्रक्चर की बात करी होगी कि भैया टेट्रागोनल होता है, ट्राइगोनल होता है, ऑक्टागोनल होता है, पेंटागोनल होते हैं स्ट्रक्चर्स। तो ये उन्हीं की बात करें, अगर पेंटागोनल है तो 5 भुजाएं तो दिख रही है ना, उन 5 भुजाओं के बीच में जो स्पेस जो दिख रहा है, बॉन्ड लेंथ जो दिख रही है, हम उसकी बात करें। आप वहां पर एंगल्स भी कैलकुलेट करते हैं। चलिए, प्रत्यास्था की सीमा की बात कर लेते हैं, इलास्टिक लिमिट की बात कर लेते हैं। तो इलास्टिक लिमिट, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा, अब मैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, मैं इसके ऊपर बल लगा रहा हूं, तो मैं लगाता गया बल लगाता गया, मैं इस वैल्यू तक, ये एक स्केल बना लेता हूं ऐसे, इस वैल्यू तक मैंने बल लगाया, तो यहां पर इसने क्या किया भाई, इसने मेरे जो फोर्स थे उसको सस्टेन किया और परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं दिया। मैं बल हटा लेता हूं, वापस अपने आप को रीगेन कर लेता। लेकिन इससे ऊपर जैसे ही बढ़ता हूं, अब ये टूट गया, तो मतलब ये क्या हो गई, यही हो गई इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मतलब वह न्यूनतम बल जहां तक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर विरूपक बल लगाने से वो अपने आप को वापस से रीगेन कर ले, मतलब अपने पुनर्वस्था में आ जाए, और उस लिमिट के बाद, उस बल के बाद अगर आपने फोर्स लगा दिया और बल लगा दिया तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए। मतलब एक ऐसी लिमिट जिसके पहले तक अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है भैया, वो है हमारी इलास्टिक।
और उससे ज्यादा फोर्स लगा दिया तो वो क्या हो गया, प्लास्टिक। मतलब उससे कम है तो वो भाई प्रत्यास्थता का गुण दर्शा रहा है, उससे ज्यादा कर दिया तो परमानेंटली टूट गया। तो मतलब यहां पर क्लियर होता है क्या, प्रत्यास्थ वस्तुएं विरूपक बल के हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है, किंतु वस्तुओं में यह गुण विरूपक बल के परिमाण के एक विशेष मान तक ही रहता है। विरूपक बल का एक वैल्यू है, वहीं तक होगा, उससे ज्यादा होंगे। मतलब यदि विरूपक बल का मान बढ़ाते जाएं तो एक अवस्था में ऐसी आएगी जब बल को हटा लेने के बाद भी वस्तु अपनी पूर्वावस्था में नहीं आ पाती है, यानी वो प्लास्टिक हो गई, टूट गई, परमानेंट डिफॉर्म हो गई। विरूपक बल के इसी अधिकतम मान को प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। वो मैक्सिमम फोर्स जहां तक वह प्लास्टिसिटी को शो कर रहा है, जिसके बाद वो इलास्टिसिटी शो करना शुरू कर देगा, उसी लिमिट को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। अगेन वह अधिकतम बल का मान जहां तक विरूपक बल है ना, वह अधिकतम विरूपक बल जिसके पहले पिंड या वस्तु प्रत्यास्थता को शो कर रहा है और जिसके बाद वो प्लास्टिसिटी सुघट्टता को शो कर रहा है, इसी लिमिट को कहते हैं हम इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थता की सीमा। ठीक है, तो यहां पर हमारी ये पॉइंट कंक्लूड होती है। क्या क्या भाई, तो हम लोगों ने बात कर ली हमारे प्रत्यास्थता की, फिर हमने बात करी कि इसकी बेसिस पे तीन तरीके के हमने ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड किया, तीन तरीके की बॉडीज बनाई। कौन कौन सी भाई, तो हमने एक इलास्टिक बॉडी, एक प्लास्टिक बॉडी और एक ब्रिटल बॉडी। इलास्टिक मतलब फोर्स हटाने पर रीगेन, प्लास्टिक मतलब फोर्स हटाओ रीगेन नहीं होगी। परमानेंटली इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक मतलब आपने उसके ऊपर से फोर्स हटाया तो 100% रीगेन, और परफेक्टली प्लास्टिक मतलब आपने फोर्स लगाया तो परमानेंट चेंज, 100% चेंज। और ब्रिटल क्या था भाई, ब्रिटल था भंगुर, जिसके ऊपर आपने फोर्स लगाया तो वो परमानेंटली क्या हो गया, टूट गया, है ना, टूट गया। आपने जैसे ही फोर्स लगाया, विरूपक बल लगाया, वो परमानेंटली चेंज हो गया, टूट गया, इसको कहते हैं हम ब्रिटल। इसके बाद हम लोगों ने बात कर ली इलास्टिक लिमिट की, जहां पर हमने बात करी कि ये वह अधिकतम बल का मान है जिसके पहले तक कोई पिंड आपको, कोई वस्तु आपको दिखाता है प्रत्यास्थता का गुण, उसके बाद वो दिखाने लगता है किसका भाई, प्लास्टिक का गुण। उसी लिमिट को कहते हैं हम क्या, इलास्टिक लिमिट, उसी को हम कहते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। और इस पूरे चैप्टर में ये लाइन चलेगी, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर ही पूरी इलास्टिक प्रॉपर्टी को हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद तो प्लास्टिक हो जाएगा ना। चलिए, तो इस सेशन को यहां पे और आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस कर लेते हैं प्रत्यास्थता की सीमा के लिए क्या डेफिनेशन। तो देखिए, विरूपक बल के उस अधिकतम मान को जिससे अधिक बल लगाने पर वस्तु में प्रत्यास्थता का गुणधर्म समाप्त हो जाता है, प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। उसके बाद अब प्रत्यास्थता का गुण नहीं बचा। ठीक है, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत ही कोई वस्तु की प्रत्यास्थता का गुण प्रदर्शित करती है, अर्थात प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत वस्तुएं प्रत्यास्थ होती हैं तथा इस सीमा के बाहर सुघट्ट अर्थात प्लास्टिक हो जाती हैं, जिसके हम डिस्कशन कर रहे हैं। ध्यान रहे कि भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए प्रत्यास्थता की सीमा भिन्न भिन्न होगी। ऑब्वियसली जैसे मैंने बात करी, लोहे की प्रत्यास्थता की सीमा कम थी, मैंने उसमें स्टील मिला, मतलब स्टील बना दिया। स्टील बनाने के लिए मैंने उसको कार्बन के साथ में ट्रीट किया। जब उसको कार्बन के साथ में ट्रीट किया तो उसके जो पहले बॉन्ड लेंथ थे, उसके बीच में एक दूसरा स्टील मतलब कार्बन का एक एटम आ गया और उसने क्या किया, दोनों की बॉन्ड लेंथ को कम कर दी। तो इसकी प्रत्यास्थता की सीमा क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है ना, क्या हो गई, प्रत्यास्थता की सीमा बढ़ गई। अब मान लीजिए कि उसी पदार्थ को अगर गर्म करना, मतलब लोहे को अगर गर्म करना शुरू कर देते तो इनकी बॉन्ड लेंथ और बढ़ जाती ना। जब इनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती तो प्रत्यास्थता की सीमा घट जाती है। फिर आप पीट करके उसके किसी भी शेप में आप चेंज कर लेते, इजीली तोड़ सकते जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो मतलब प्रत्यास्थता की सीमा अलग अलग अवस्थाओं पर भी निर्भर करेगी और अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग भी होगी। ठीक है भाई, चलिए, तो इस सेशन को अब करते हैं यहीं पर समाप्त। हम अपने अगले सेशन में और अगले टॉपिक्स की बात करेंगे। तो जैसा कि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा से कमिटेड है भाई एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, और ये सारे ही कोर्स कंटेंट हम लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये पूरा कोर्स कंटेंट अल्टीमेटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, यानी आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आप सेंट्रल बोर्ड से हो, आपको घबराने परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पूरा कोर्स कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड लेकर के आते हैं, जिसके जरिए आप सिर्फ और सिर्फ बोर्ड नहीं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे आप जेईई एस्पिरेंट हो, नीट एस्पिरेंट हो, या फिर आप सीयूईटी के प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं पीडीएफ नोट्स, आपने सॉफ्ट नोट्स, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को फॉलो कीजिए एंड चेकआउट कर सकते हैं आप बुक्स एंड ई बुक्स जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स की टीम द्वारा आपके लिए डिजाइन की गई हैं। तो अब वो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है।
साथ ही साथ जिस तरीके से आप कनेक्टेड है हमारे YouTube चैनल पे, इसी तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर, जहां पर कोई सजेशंस, कोई सुझाव हो वो हम तक पहुंचा सकते हैं। किसी भी तरीके की डाउट, कोई परेशानी हो उससे हमारे तक इजीली आप पहुंच सकते हैं, हम उसके सॉल्यूशंस आपके लिए जरूर लेकर के आएंगे। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपने आसपास अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।